Dear students, today I am going to tell you about denaturating agents. We can divide denaturating agents into two categories. First is physical agents and second is chemical agents. So first of all, we are going to see about physical agents. कैसे वो प्रोटीन को denaturate करते हैं. So mechanical action like shaking and rubbing, heat treatment, cooling and freezing or thawing actions, high hydrostatic pressure and non-ionizing ultraviolet rays. यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो मैकेनिकल एक्शन है, हीट है या नॉन आयोनाइजिंग अल्ट्रावायलेट रेज हैं, ये सारे डीनेचुरेंट्स की तरह एक्ट करते हैं क्योंकि वो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करते हैं. काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज होती है तो मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशनल मोड इंक्रीज हो जाता है. दे बिकम एक्साइटेड और उसकी वजह से जो डाइपोल मोमेंट है और हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस हैं वो डिसरप्ट होते हैं. सिमिलरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी डिसरप्ट होती है. तो इस तरह से दे कैन हीट है, मैकेनिकल एक्शन है और नॉन आयोनाइजिंग अल्ट्रावायलेट रेज हैं, वो इवन इंडिविजुअल्स में बर्न्स कॉज कर सकते हैं, लाइक सन बर्न्स हो सकते हैं क्योंकि प्रोटीन्स उनमें डीनेचर होती हैं जब ये एक्ट करते हैं उन पे. और इसलिए इनका यूज़ इस बात में भी किया जाता है कि जब बैक्टीरिया पे डाला जाता है या तो उनके एंजाइम्स जो कि प्रोटीन एंजाइम्स हैं वो डीनेचर हो जाते हैं. तो इस तरह से मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स को स्टरलाइज करने के लिए हीट ट्रीटमेंट और नॉन आयनाइजिंग अल्ट्रावायलेट रेज यूज़ की जा सकती हैं. एंड मैकेनिकल एक्शन से जो प्रोटीन डीनेचर किया जाता है वो मोस्टली कोलॉइडल सोल्यूशन है जिसको कि हम तो बहुत तेज़ी से शेक करते हैं, रब करते हैं, उससे भी उसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और रीजनेबल अमाउंट ऑफ प्रोटीन डीनेचर भी होता है. उसमें जो हम फ्रॉथिंग देखते हैं, जो बबल्स आते हैं, अगर टेस्ट ट्यूब में प्रोटीन का कोलॉइडल सोल्यूशन है उसे बहुत तेज़ी से रब करें, शेक करें तो हमें उसमें फ्रॉथिंग दिखती है. और ये फ्रॉथ जो है वो डीनेचर्ड प्रोटीन का फ्रॉथ होता है जिसमें कि डायपोल मोमेंट्स के ब्रेक होने से, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस के दूर होने से और हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स के ब्रेक होने से फिर डीनेचुरेशन का प्रोसेस हमको दिखता है. Similarly, high hydrostatic pressures around 5000 to 10,000 atmospheres, इस पे भी जब हम ये कोई सोल्यूशन है, कोलाइडल सोल्यूशन है, उस पे इतना प्रेशर अप्लाई करते हैं तो अगेन ये सिस्टीन बॉन्ड्स जो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक होते हैं, ब्रेक भी होते हैं और नए भी बनते हैं. सिमिलरली जो दूसरे बॉन्ड्स हैं, जो नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, वो भी ब्रेक हो जाते हैं क्योंकि उस पर मॉलिक्यूल्स पे इतना ज़्यादा प्रेशर होता है जिसकी वजह से वो एक दूसरे से दूर होते हैं और उनसे जो उनको जो इंटरैक्शंस आपस में बांध के एक फोल्डेड ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर बनाए रखता है वो ब्रेक होता है. एंड ब्रेक होने की वजह से क्योंकि पॉसिबिलिटी तो है कि वो फिर से कहीं पे बॉन्डिंग कर लें तो वो नए बॉन्ड्स भी बना सकते हैं, बट प्रोटीन जो है वो डीनेचर्ड हो जाती है. दूसरे प्रकार के जो एजेंट्स हैं जो कि इस तरह का काम करते हैं वो केमिकल एजेंट्स हैं और वो केमिकली कुछ ना कुछ असर डाल के फिर प्रोटीन्स को डीनेचर करते हैं. इसमें पहला हम देख रहे हैं मरकेप्टो इथेनॉल और डाईथायोथ्रिटॉल. ये दोनों जो हैं ये कंपाउंड्स जो हैं ये रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं और ये प्रोटीन्स को डीनेचर करते हैं बाय ब्रेकिंग द डाइसल्फाइड लिंकेजेस. रिड्यूसिंग कंडीशंस होंगी तो डाइसल्फाइड लिंकेजेस जो है
एसएच ग्रुप्स में बदल जाते हैं और उनके बीच का लिंकेज ब्रेक हो जाता है। दिस इज हाउ उनके डाइसल्फाइड लिंकेजेस को ब्रेक करने के लिए या उनको ब्रेक करके डीनेचुरेशन में ये केमिकल्स हेल्प करते हैं। तो आप जानते हैं कि टर्शरी स्ट्रक्चर में इन डाइसल्फाइड बॉन्ड्स का बहुत रोल होता है। तो टर्शरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ब्रेक होते हैं मरकेप्टो इथेनॉल और डाइथायोसिटॉल से। नाउ एसिड एंड अल्कली। एसिड एंड अल्कली, आप जानते हैं कि प्रोटीन की बात हो रही है। सो प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स में एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, और एक अमीनो फंक्शनल ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिडिक है, अमीनो ग्रुप बेसिक है, और पीएच के चेंज के साथ उनमें उनका प्रोटोनेशन का स्टेट बदलता है। और प्रोटोनेशन का स्टेट बदलेगा तो उसकी वजह से जो स्ट्रक्चर में सॉल्ट ब्रिजेस फॉर्म होते हैं वो उनमें फर्क पड़ता है, वो ब्रेक होते हैं। और आयनिक चार्जेस की वजह से जो आयनिक चार्जेस चेंज होंगे उनसे सॉल्ट ब्रिजेस का डिस्ट्रप्शन हो जाता है। और ये भी आपको पता है कि प्रोटीन किसी एक पर्टिकुलर पीएच पे आईपीएच शो करती है। आईपीएच का मतलब है जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव बॉन्ड्स हैं, उस पॉजिटिव चार्जेस हैं उसमें, उतने ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस होते हैं। चार्जेस इक्वल होने की वजह से प्रोटीन न्यूट्रल बिहेवियर शो करता है, यानी कि इलेक्ट्रोफोरेसिस अगर की जाए तो वो किसी भी इलेक्ट्रोड की ओर माइग्रेट नहीं करेगा। और IPH में प्रोटीन इज नॉट सॉल्वेटेड ऑल्सो, और इट aggregates and precipitates out of the aqueous solution. A type of double replacement reaction occurs where a positive and negative ions in the salt change partners with the positive and negative ions in the new acid and base. मतलब क्या है, सॉल्ट ब्रिज जो टूट रहा है उसमें जो पहले के पॉजिटिव और निगेटिव पार्टनर्स जिनकी वजह से स्ट्रक्चर स्टेबल है वो ब्रेक हो जाता है, और एसिड और एल्कली से वो पार्टनरशिप करके नए बॉन्ड्स बना लेता है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच इन दोनों का रोल है प्रोटीन के डीनेचुरेशन में, जो कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर का लॉस, नेटिव स्ट्रक्चर का लॉस करता है, और फाइनली प्रोटीन स्ट्रक्चर जो है रैंडमली कॉइल्ड रिजिड स्ट्रक्चर में बदल जाता है। नाउ मेनी आयोनाइजिंग रेडिएशंस। आयोनाइजिंग रेडिएशंस वो होते हैं जिनमें काफ़ी एनर्जी होती है और वो उनकी वेवलेंथ कम होती है, छोटी शॉर्ट वेवलेंथ, और हाई एनर्जी वाले जो रेडिएशंस हैं लाइक एक्सरे, रेडियो एक्टिविटी एंड अल्ट्रासोनिक रेडिएशंस, ये सारे जो है ये भी डिस्टर्ब करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स, और जब उसका आयोनाइजेशन और डिस्ट्रप्शन होता है तो अमीनो एसिड्स जो है वो चार्ज मॉलिक्यूल्स में बदल जाते हैं, और इस चीज़ का यूज़ मास स्पेक्ट्रोमेट्री में किया जाता है, जहाँ की प्रोटीन को आयनाइजिंग इलेक्ट्रोस्प्रे मेथड से ब्रेक किया जाता है, और उसको हर अमीनो एसिड एक चार्ज मॉलिक्यूल में बदल के फिर उसको एनालाइज किया जाता है कि एक गिवन फ्रैगमेंट ऑफ प्रोटीन में कौन कौन से अमीनो एसिड हैं, उनकी एनालिसिस होती है, वेट की एनालिसिस होती है, सीक्वेंस की एनालिसिस होती है। वहाँ पे ये यूटिलाइज किया जा सकता है। अदरवाइज आयनाइजिंग एजेंट्स जो है वो प्रोटीन्स का डिस्ट्रप्शन करते हैं, जिससे कि एंजाइम्स खराब हो सकते हैं, प्रोटीन्स खराब हो सकते हैं अगर सेल में। इसीलिए कहा जाता है कि एक्सरेज वगैरह से बहुत ज़्यादा देर एक्सपोज नहीं होना चाहिए। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक एसीटोन है, अल्कोहल है, वो
स्लोली स्प्रेड होता है और it interferes with the attraction of non-polar groups or breaks hydrogen bonds also. It may directly bond with some parts of protein also. तो एक और तो डायरेक्टली वो प्रोटीन से ही बाइंड हो जाते हैं, दूसरी ओर वो जो नेचुरल उसमें बॉन्डिंग्स हैं उनसे इंटरफियर करते हैं। ये नॉन पोलर बॉन्ड्स को ब्रेक करने में मेनली काम आते हैं और कहीं कहीं पोलर बॉन्ड्स भी ब्रेक होते हैं। सो नॉन पोलर बॉन्ड्स को ब्रेक करने में मेनली काम आएंगे या कहीं पे अटैच हो जाएंगे जिसकी वजह से प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट होगा और इट विल एक्ट एज डीनेचुरेटिंग एजेंट। बट इसका स्लो इफेक्ट होता है क्योंकि ये प्रोटीन्स में उसके स्ट्रक्चर में धीरे धीरे पेनिट्रेट करके फिर उसको हार्म करता है। 70% अल्कोहल जो है वो डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ किया जाता है स्किन पे। और अगर ये क्योंकि ये जो है वो बैक्टीरिया या माइक्रोब्स में पेनिट्रेट करके वहाँ के प्रोटीन्स को डीनेचर कर सकता है। तो अगेन हम इसका यूज़ करते हैं कि सरफेस स्टरलाइजेशन में, जहाँ की एक्सपेक्टेड है कि कोई माइक्रोब है वहाँ पे हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स को ज़्यादातर कॉटन में लेके लगा लेते हैं, स्प्रेड कर देते हैं और ग्रेजुअली वहाँ पे अगर कोई बैक्टीरिया है तो उसका प्रोटीन कोगुलेट हो जाएगा और वो दैट विल डाई। एरोमेटिक एनायंस, एरोमेटिक एनायंस सैलिसिलेट्स भी डीनेचुरेटिंग एजेंट्स की तरह से एक्ट करते हैं। ये सैलिसिलेट्स है और ये एनायंस हैं, तो ये कैटायंस से, प्रोटीन के कैटायंस से जुड़ के फिर वहाँ पे इनसॉल्युबल सॉल्ट्स बनाते हैं। दिस इज हाउ दे डिस्टर्ब द ओरिजिनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। ये साइड चेन से इंटरैक्ट करेंगे और डीनेचर कर देंगे प्रोटीन के स्ट्रक्चर को। Some anionic agents like sodium dodecyl sulfate, which is a long alkane chains. This tend to unfold globular proteins, exposing buried position to the outside. The detergents then interact with the nonpolar R groups via London dispersion forces, preventing the R groups from interacting with each other. ये हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स का आपस का इंटरैक्शन जो कि प्रोटीन के नेटिव स्ट्रक्चर के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसको डिसरप्ट करता है। Then urea and guanidine, these two are known as chaeotropes, and they disrupt hydrogen bonds at the सरफेस ऑफ द प्रोटीन। ये जो प्रोटीन है अपने सरफेस पे वाटर से एक्वस सोल्यूशन में है और वो वाटर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, तो वहाँ पे ये केओट्रॉप्स डिसरप्ट करते हैं। वो जो वाटर है वो इनसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है इंस्टेड ऑफ प्रोटीन, तो फिर उसका अपना स्ट्रक्चर डिसरप्ट होता है। और दिस इज हाउ दे एक्सपोज द प्रोटीन इंटीरियर। प्रोटीन डीनेचर होके ओपन हो जाता है। जो अगर ग्लोबुलर प्रोटीन की बात करें तो उसमें जो हाइड्रोफोबिक रीजन है वो पानी से, वाटर एटमॉस्फेयर से अलग अंदर की ओर बरीड होता है। वो ग्रुप्स फिर चूंकि वो स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तो वो ग्रुप्स एक्सपोज हो जाते हैं। वाटर मॉलिक्यूल जो है वो ज़्यादातर प्रोटीन के अराउंड केज बना लेता है थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द पोलर ग्रुप। तो केओट्रॉप्स का इनडायरेक्ट एक्शन है कि वो वाटर की प्रॉपर्टीज बदल देता है, और डायरेक्टली ये होता है कि वो प्रोटीन के कुछ ग्रुप्स से भी डायरेक्टली इंटरैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन का स्ट्रक्चर
ब्रेक होता है, डिसरप्ट होता है और वो डीनेचुरेट हो जाता है। और इन एजेंट्स को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। Then alkaloids like tannic acid. These are tannic acid is normally used in tanning of leather. This combines with positively charged amino group in proteins to disrupt the ionic bonds. Finally, metal ions like mercury, silver, lead, और टाइटेनियम, कैडमियम, ये जो हैवी मेटल्स हैं, these react with sulfhydryl group to form stable metal sulfur bond and disrupt disulfide bonds. Then metal ions plus carboxylic ions on R groups prevent their participation in salt bridges. Salt bridges are actually the result from the neutralization of an acid and amines on side chain. तो salt bridge जो बनता है वो बनने नहीं देते, वो क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो साइड ग्रुप पे है अमीनो एसिड के, उससे मेटल आयंस बाइंड हो जाते हैं और इंसॉल्युबल मेटल प्रोटीन सॉल्ट्स बन जाते हैं। इस तरह के ये डीनेचुरेशन है वो तो एक्सपेरिमेंटल यूज़ में भी आता है और इनके कुछ यूजेस भी हैं अगर इन मेटल्स को यूज़ किया जाए। लाइक सिल्वर नाइट्रेट यूज़ होता है टू प्रिवेंट गोनोरिया इन्फेक्शन इन आइज ऑफ न्यूबॉर्न। अगर ये प्रोटीन वहाँ पे डिसरप्ट कर देंगे तो जो गोनोरिया कॉजिंग इन्फेक्शन वो है इन्फेक्टिव एजेंट है वो सरवाइव नहीं करेगा और बच्चे की आँख में जो इन्फेक्शन हुआ है उससे वो बच जाएगा। फिर नोज थ्रोट के इन्फेक्शन में भी सिल्वर नाइट्रेट का यूज़ है और कॉटराइज करने के लिए वुंड्स को कॉटराइज करने जो कहीं कहीं वुंड लग जाते हैं या किसी एनिमल से बाइट के बाद या उसके पंजे लग जाते हैं हमें, तो फिर कॉटराइज किया जाता है सिल्वर नाइट्रेट, मतलब उस एरिया में जलाया जाता है और सिल्वर नाइट्रेट अप्लाई किया जाता है जिससे कि वहाँ पे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी प्रोटीन डिस्टर्ब होने से वो इन्फेक्शन ख़त्म हो जाए। मरकरी इज़ यूज एज मर्क्यूरो क्रोम एंड मर्थायोलेट और उसका भी वही असर है जो अभी हमने देखा। फिर एंटीडोट ऑफ हैवी मेटल पॉइजनिंग, समटाइम्स हैवी मेटल से भी पॉइजनिंग होती है तो फिर उसके एंटीडोट के लिए मिल्क और एग वाइट का यूज़ किया जाता है जिससे कि प्रोटीन उसको बाइंड कर ले और बायोलॉजिकली जो भी प्रोसेसेस चलने हैं वो ठीक से चले। सो स्टूडेंट्स, this is all for today. If you like my lecture, please like it, subscribe it and share it. Thank you.